नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद रविंद्र चौबे ने बताया कि बैठक में विस्तृत चर्चा हुई और केंद्र सरकार के नए किसी कानून को लेकर राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है और इस कानून का दुष्प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता, किसानों और उपभोक्ताओं और मजदूरों पर ना पड़े, इसको लेकर चर्चा की गई। और इसके साथ ही जल्द नए कानून को लेकर स्तर बुलाया जाएगा ताकि कैसे भी कानून पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में आज बैठक में काफ़ी विस्तारित बैठक रही है। सबसे पहले तो जैसा कि हमने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारे अपने कानूनों को हम किस रूप में संशोधन करेंगे ताकि केंद्र सरकार के कृषि आवश्यक वस्तु अधिनियम और श्रम के जितने भी कानून लाए हैं उसका दुष्प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता, किसान, उपभोक्ता और मजदूर पर ना पड़े। इसके लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आपसे चर्चा हुई है, विधानसभा सत्र आहूत करने के संदर्भ में नंबर 1 अपने कानूनों को किस रूप में संशोधन करके संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना है, नंबर 2 और सत्र की अवधि क्या हो सकती है जिसमें हम अपना कानून पारित करें, नंबर 3। इन विषयों पर आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया ने उनके सचिव सोनमणि बोरा को बिना बताए हटाने जाने और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू क्वारंटाइन का हवाला देते हुए बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल हुए। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री पर आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर राज्यपाल का अपमान और संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। इसका पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, जिनके द्वारा खुद इस तरह के व्यवहार किया जा रहा हो, अगर वह इस तरीके के आरोप लगाएं, ये उन्हें शोभा नहीं देता। अब लगातार अमर्यादित व्यवहार जिनके द्वारा किया जा रहा है वो अगर इस तरीके से आरोप लगाएं, कल भी हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री जी यहाँ आए और राजभवन में या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जैसी औपचारिकता भी नहीं हुई और केवल अपने पार्टी के कार्यालय जा करके वो लौट गए कि अमर्यादित तो ये व्यवहार है। और जहाँ तक माननीय गृह मंत्री जी का सवाल है, माननीय गृह मंत्री जी क्वारंटाइन में कल किस समय और कब तक के लिए थे, इसका उत्तर तो माननीय गृह मंत्री जी दे सकते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक राजनीतिक और गृह विभाग की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे और गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं होंगे, ऐसा कैसे संभव है कि अधिकारियों के पदस्थापना के लिए किसी भी प्रकार के मर्यादाओं को तोड़ा गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पत्र अगर गया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर को है। वहीं अंतिम दिन से पहले बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने आज रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। शक्ति प्रदर्शन में प्रदेश के लगभग सभी बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं नामांकन दाखिल करने के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे। निर्वाचन अधिकारियों ने कोरोना महामारी और प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए धर्मलाल कौशिक को बाहर रुकने को कहा। इस मामले में विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने निर्वाचन अधिकारियों के नियमों का पालन किया है। दूसरा विषय किसानों के लेकर था कि हम 2500 रुपये धान की कीमत देंगे, नागरिकों को 2500 रुपये रोजगारी भत्ता देंगे। ये सारी महिला स्वयं सहायता समूह की हजारों महिलाओं ने दरिमा निवासी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के संचालक राजेश गुप्ता व उसके परिवार पर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। समूह की महिलाओं का आरोप है कि उस परिवार के द्वारा कई गांव की महिला समूह से पैसा जमा करने के नाम पर ठगी की गई है। जब समूह की महिलाएं आरोपियों से पैसा वापस करने की मांग करने लगी तो आरोपी पैसा देने में आनाकानी करने लगा।
इसके बाद पीड़ित महिलाओं ने मामले की शिकायत दरिमा थाने में की। पुलिस ने आरोपी राजेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है, लेकिन समूह की महिलाओं का उनका पैसा अब तक वापस नहीं मिल पाया है। इस कड़ी में समूह की कुछ महिलाओं ने एसटीओपी को ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और पैसा वापस दिलाने की मांग की है। जी, हम लोग इस मामले में आए कि हम राजेश गुप्ता को मतलब कि ठगी करके हम महिलाओं से पैसा निकलवाया है और वो बस यही बोला कि मैं सबका पैसा पटाऊंगा और अब तक वो पैसा नहीं पटा रहे और अब तक वो उसके फैमिली फरार हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी महिलाएं पैसा दिए हैं उन सबका पैसा पटा दे। और बाकी हम लोग चार बैंक से निकलवाए, कोई 5 बैंक से निकलवाए, कोई 6 बैंक से निकलवाए, कोई 2 बैंक से निकलवाए हैं। करीब अभी 1000-2000 महिला होंगे। जो मैं राजेश गुप्ता को पैसा दी थी और 4 बैंक से लेके दी हूँ और उसमें से किस भी नहीं पटाया। मतलब कि उदयपुर से निकाली हूँ 20,000 में 4,000 दिया है और क्या बोलते हैं वो बैंक का नाम, इस बन्ना बैंक से भी निकाली हूँ 30,000, इंसाफ बैंक से निकाली हूँ 20,000 और HDFC से निकाली हूँ 25,000। बोला कि मेरे को दो, इसमें से 6,000 5,000 दूंगा कह के बोला और हम लोग निकाल के दिए और पटा भी नहीं कर रहा है कि मैं पटाऊंगा कह के बोला। इसके बाद पटा भी नहीं कर रहा है। पता नहीं, मेरे को नहीं पता किस काम से लिया था। बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। साहब लोग आते हैं, परेशान करते हैं, हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग आपको दिए हैं ऐसे बोलते हैं और हम लोग को चाहिए तो चाहिए बोलते हैं। जजपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने किसानों के साथ उनकी विभिन्न समस्याओं के संबंध में जजपुर के तहसील कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अलग अलग क्षेत्र से जनप्रतिनिधि धन और किसान उपस्थित हुए। तहसीलदार चंद्रशीला जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर किसानों के हित में ये मांग की गई कि किसानों को जल्द से जल्द फसल क्षति की मुआवजा और किसानों की जमीन में लगे टॉवर का मुआवजा मिले और वहीं गिरद्वारी के पटवारी के लापरवाही के कारण किसानों की जमीन की कीमतें भी घट गई हैं। जैसी समस्याओं के निदान के लिए तहसीलदार को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई करने की मांग की गई। यह धरना प्रदर्शन किसान की समस्याओं को लेकर के है। विगत महीना बहुत तेज बारिश हुआ था, जिसके कारण घर टूटा, फसल की क्षति हुआ। आंशिक रूप से इन लोग सर्वे तो किए हैं, लेकिन पूर्ण रूप में सर्वे नहीं किए हैं, तो उन्हीं के मुआवजा को लेकर के एक विषय था। दूसरा, इधर ट्रांसमिशन लाइन बहुत सारा गुजरा है, किसानों के खेत पे बड़े बड़े टावर गाड़ दिए हैं, तार गुजरा है, उसकी मुआवजा अभी तक पूर्ण रूप में नहीं मिला है। शासकीय निर्माण में विभिन्न विभाग के द्वारा भूमि अधिग्रहित किया गया है, उसका मुआवजा छत्तीसगढ़ शासन के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने वर्तमान में इस क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया है। इसमें मुख्य समस्या है कि इसमें जो मुसलाधार बारिश हुई थी उसमें मकान एवं फसल क्षति हुई थी, उनका मुआवजा यदि किसानों को नहीं मिला है तो वो तत्काल दिलाया जाए करके हैं। और इनकी समस्या है कि यहाँ से पे जो अभी धान पंजीयन हो रहा है, जिसमें कई ऑनलाइन गिरदावरी और ऑनलाइन भूया पोर्टल के साथ में जो टेक्निकल सत्ता के नशे में चूर नगर पंचायत खोंगापानी के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के पार्षद ने वार्ड की एक महिला पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पार्षद कमल भान चौधरी के द्वारा जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा कर पंचू भाई नामक महिला के सिर पे डंडे से वार कर उसे घायल कर दिया गया। घायल महिला ने अपने पति बिंदु चौधरी के साथ पुलिस सहायता केंद्र खोंगापानी में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पार्षद की पत्नी किरण चौधरी ने भी बिंदु चौधरी के खिलाफ मारपीट की शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर काउंटर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ित महिला के पति ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सर पे चोट लगने के बाद भी पुलिस ने काउंटर मामला बनाया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कई लोगों के साथ पुलिस सहायता केंद्र खोंगापानी गए और वहां मौजूद जगराखंड के थाना प्रभारी विजय सिंह से चर्चा की, जिस पर उन्हें बताया गया कि मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है और साथ ही पार्षद और उसकी पत्नी को गिरफ्तार भी किया गया है। बहुत चीज़ें हो रही हैं जो कांग्रेस के पार्षद होने की वजह से उन्होंने अपना एक
रुतबा दिखाया है कि हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि हम ये पार्षद हम सभी लोगों के साथ गलत बिहेव करता है और हम इसके साथ नहीं हैं, क्योंकि पार्षद एक सत्ता के मद में और लोगों के साथ और खासतौर से इस महिला के साथ जो घटना घटी है वो बहुत दुखी हुई है। यहाँ पे थाना में आने का मतलब ये था। सर ये चाहते हैं कि हमारे घरवाली का फिर से मुआवजा हो और अच्छी से दवाई हो और जो मारा है उसका गिरफ्तारी हो। 307 के मुकदमा लगे, सिर फूट गया है, खून निकल गया है, उसको चक्कर मार रहा बार बार और यहाँ पुलिस कोई सुन नहीं रही है, बता रही है कि तुम मेरे को धारा बताओगे, तुम मेरे को धारा बताओगे, ऐसा करके पुलिस बोल रही है और कुछ नहीं काउंटर केस कर रही है, जबकि उसके पत्नी। बालोद जिले के कोविड-19 आइसोलेशन केंद्र पाकुरबाद से कुछ मरीजों का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ मरीजों को आइसोलेशन केंद्र में मस्ती भरे अंदाज में खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश की जा रही है। मरीजों द्वारा फिल्मी गानों में महिलाओं को डांस करते देखा जा रहा है और बालोद जिले में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 आइसोलेशन केंद्र में सुविधाओं के लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। ऐसे में बोर हो रहे मरीज स्वयं अपने मनोरंजन के लिए इस तरह का रास्ता अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे JK24।